तो वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नेक्स्ट डेट हमारा था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जैसे कि सेल मेक और बाय डिसीजन, ठीक है, प्लांट शट डाउन डिसीजन, ऐसे कुछ लिखे हुए तो बुक में दो चार लिखे हुए, लेकिन सारे के सारे डिसीजन हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको एग्जांपल्स के दिखा करके उसके साथ हम प्रैक्टिकली आपको बताने वाले हैं। हालांकि ये थियोरी क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने हैं, फिर भी हम छोटे छोटे चीजें आपको बता देते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। तो यही बात है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, देखो हम बता रहे हैं कि वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, समझ में आई बात, हो सकता है विथ रेफरेंस टू डिफरेंशियल कॉस्टिंग ऐसा कहेगा, या फिर डिफरेंशियल एनालिसिस, या फिर डिफरेंशियल कॉस्टिंग। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है मैनेजमेंट के द्वारा, वो बताओ, ये आ सकते हैं सवाल है। समझ में आई बात, या तो सवाल क्या हो सकते हैं, यही है, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस के द्वारा वेरियस डिसीजन मेकिंग क्या क्या होते हैं वो सारे बताओ, एग्जांपल दे दे करके, तो छोटा छोटा एग्जांपल आप दे करके समझा भी सकते हो इस चीज को, समझ में आई बात, ये बात है, ठीक है ना। आगे देखो एजेंडा क्या लिखे हुए, कहा लिखा हुआ उर्दू में, अच्छा ठीक, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नेक्स्ट ईयर देखो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या चीज होता है भाई बता रहे हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो आप कॉमनली अब समझ रहे हो कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से लेकर के, वही चीज नहीं होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, समझ में आई बात, अंडरस्टैंड। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यहाँ पे देखिए मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज होता है, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होंगे, समझ में आई बात, यही बात है, ठीक है ना, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो ए ऑप्शन में जाओ बी ऑप्शन में जाओ, आपके पास ऑप्शंस होंगे। जब आपके पास ऑप्शंस होंगे, मान करके चलिए एग्जांपल लिखते हैं, क्या चीज का एग्जांपल और क्या चीज के ऑप्शंस होंगे, समझ में आई बात। तो आप जो अभी प्रोडक्शन कर रहे हो, रिसेंट प्रोडक्शन कर रहे हो, इसके लिए एक कंपोनेंट चाहिए, ठीक है ना, एक कंपोनेंट चाहिए, उस कंपोनेंट का नाम है एबी, एबी कंपोनेंट आपको चाहिए। तो आपके पास दो उपाय है, या तो ये एबी कंपोनेंट आप क्या करोगे, मार्केट से खरीद सकते हो, मार्केट से खरीद सकते हो, समझ में आई बात, या तो ये कंपोनेंट को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ध्यान से सुनो, ऐसे बहुत सारा डिसीजन है। तो आपके पास ऑप्शन वन आपके पास क्या है, आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ए बी जो कि आपकी प्रोडक्शन के लिए सहायक है, या तो उसको आप मार्केट से उठा भी सकते हो, समझ में आई बात, वो कंपोनेंट को, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यू विल फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी देन कमेंट मी, आई एम मॉनिटरिंग योर कमेंट्स, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट देखो क्या होता है मार्केट, यहाँ पे क्या होता है मार्केट, मार्केट से भी आप एबी कंपोनेंट्स ले सकते हो। तो हम देखिए कुल मिला के अगर हम उस चीज को बनाते हैं तो हमको लग रहे हैं 25 रुपया 75 पैसा, समझ रहे हो बात, एक कंपोनेंट एक यूनिट बनाने में हमको लग रहा है 25 रुपया 75 पैसा। पानी खत्म हो जाता है भाई, क्यों नहीं समझ आता है भाई, कितना पानी पिएंगे। अच्छा ठीक है, फिर आगे देखो जब मार्केट से वो चीज खरीदते हो तो आपको वो लग जाता है 26 रुपया 50 पैसा, समझ रहे हो, वो चीज मार्केट में मिल रहा है हो, तब क्या करोगे, ध्यान से देखो तो आप क्या करोगे। 25 रुपया 75 पैसा आपको एक यूनिट बनाने में लग रहा है, ताकि यहाँ पे और भी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी इनकर होंगे, आप प्लांट लगाना होगा, आपको सो मेनी प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, आपको सारे के सारे जितने सारे प्लांट लगाने होंगे, फैक्ट्री लगाने होंगे, मशीन लगाने होंगे कंपोनेंट बनाने के लिए, फिर भी एक यूनिट 25 रुपया 75 पैसा में बना रहे हो, मार्केट से उठा रहे हो तो 26 रुपया 50 पैसा में उठा रहे हो, समझ में मेरी बात। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मार्केट से उस कंपोनेंट को खरीदोगे, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन करना, आप मोबाइल बनाओगे तो मोबाइल के कंपोनेंट मार्केट से खरीद ही सकते हो, चाइना मार्केट से बहुत सस्ता है, समझ में होता है, और फ्री में ऊपर से कोरोना वायरस ही मिल रहा है, तो आप खरीद सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, चाइना मार्केट से आप खरीद सकते हो और आप अपना प्रोडक्शन मोबाइल आराम से कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर, बात वही है। नेक्स्ट वीडियो देखो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है, हम जो बनाए थे उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था, मार्केट में जो मिल रहा है वो चाइना है और ऊपर से वायरस की प्रॉब्लम है, तो उसका क्वालिटी और यहाँ पे अच्छा नहीं है, ऊपर से रिस्क है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे प्राइस फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर भी है, तो बाय डिसाइडिंग ऑल दीज थिंग्स आपके पास जो ऑप्शन है, जो अल्टरनेटिव है, उस अल्टरनेटिव ऑप्शन से लास्ट में एक डिसीजन में अराइव करोगे, एक डिसीजन अचीव करोगे कि हमको वेदर मैन्युफैक्चर करना है या फिर मार्केट से बाई करना है, वेदर टू बाई और टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और बाई और मेक डिसीजन, समझ में आइए। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव था, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, समझ में आई बात।
तो अकाउंटिंग पर मैनेजरियल डिसीजन में हम यही चीज आकर पढ़ते रहेंगे। समझ में आई बात? तो देखो आगे चीज क्या है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अब कब होगा ना, सिलेक्टिंग एनी ऑफ द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो सबसे पहला बात है आपके पास अल्टरनेटिव से मेक या बाय। समझ में आई बात? आफ्टर इवेलुएशन ऑफ ऑल द ऑप्शन, सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास है उसमें इवेलुएट करोगे। इसमें 25 रुपये 75 पैसे लग रहे हैं, इसमें 24 रुपये 50 पैसे लग रहे हैं, तो कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप इवेलुएट करोगे। उसके बाद ये दोनों अल्टरनेटिव्स को आप ये सबसे चूज करोगे। समझ में आई बात? तो पहले इवेलुएशन करना होगा, उसके बाद आपको अल्टरनेटिव आपके पास होने चाहिए ना। एक अल्टरनेटिव आप चूज करोगे मोर देन वन अल्टरनेटिव से, क्यों? क्योंकि आपकी बिजनेस की फायदे जो है वो मैक्सिमम हो जाए। समझ में आई बात? तो इन चीज लिखा हुआ है। सो टू और मोर ऑप्शन से आप एक चूज करोगे क्योंकि बिजनेस के फायदे हो। फिर कम प्राइस में जब मिलेगा तब बिजनेस का फायदा होगा ना, वही बात है। जैसे कि फिर से एक तो दूसरा एग्जांपल हम देते हैं ताकि हम स्क्रीन को क्लियर भी कर सकते हैं। ये देखो जादू हो गया क्लियर। ठीक है, अब अभी एक चीज देखो आप यहाँ से ध्यान से, जब भूल ही गए हम क्या बोल रहे थे, तो क्या बोलेंगे, हाँ सेल करेंगे। तो ये हमारा हो गया होम मार्केट। समझ में आई बात? और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल मार्केट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो होम मार्केट में एक चीज को हम बेच सकते हैं 25 रुपया में। समझ में आई बात? और उसी चीज को हम एक्सटर्नल मार्केट में बेच सकते हैं 27 रुपया में, क्योंकि आपने होता है ना भाई, घर का यहाँ पे फुटानी है, लोग नहीं खरीदे। तो होम मार्केट में 25 रुपये में बेच सकते, तो एक्सटर्नल मार्केट में 27 रुपये में हम बेच सकते हैं। समझ में आई बात? तो क्या करेंगे हम, 27 रुपये में बेचेंगे। ये ऑल्टरनेटिव हमारे पास दो है। नंबर वन, हमारे पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। फिर उसको इवेलुएट करोगे। ये भी हो सकता है होम मार्केट में 25 रुपये में बेचोगे, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ नहीं है। हो सकता है एक्सटर्नल मार्केट में 27 रुपये में बेचोगे, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रुपया 3 रुपया लग जाएगा, तो आपको कुल कितना बचेगा, 26 रुपया बचेगा। सोचने वाला बात है बाबू। सो पहले आपको ऑल्टरनेटिव जो है वो इवेलुएट करना होगा और बेस्ट चूज करना होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ताकि कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमाइज हो जाए। समझ में आई बात? तो ओवरऑल प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो हमारे पास है, उस अल्टरनेटिव को एक बेस्ट को चूज करने को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहा जाता है। समझ में आई बात? यही चीज आगे देखो। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, मच रिलेटेड टू द फ्यूचर प्लानिंग। ये फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, विद अ पर्टिकुलर गोल। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रोसेस में जाते हुए जितना भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगे वो सारे के सारे प्रॉपरली एनालाइज्ड होते हैं एक बेनिफिशियल डिसीजन लेने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ रहे हो? तो डिसीजन लेने से पहले आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का मतलब समझते हो, वेदर टू मेक और बाय, whether to sell in home market or to external market, ये होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब व्हाट इज योर फोकस, ऑब्जेक्टिव। समझ रहे हो? जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं ना। सेकेंडली आपको आइडेंटिफाई करना होगा वेरियस अल्टरनेटिव्स, आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, आप क्या क्या कर सकते हो। समझ में आई बात? अल्टरनेटिव जैसे कि बताए, बनाएंगे या खरीदेंगे, अल्टरनेटिव। थर्डली क्या होगा, आपको सारे के सारे अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना पड़ेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा। सेकेंडली प्रोसेस क्या है, आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढना होगा। थर्ड प्रोसेस क्या है, सारे अल्टरनेटिव्स को आपको इवेलुएट करना होगा, किसमें ज्यादा कॉस्ट लग रहे हैं। तो ये अल्टरनेटिव कैसे इवेलुएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सीबी एनालिसिस इसको कहा जाता है। सीबी एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट कितना लग रहा है और हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। यहाँ पे कॉस्ट कितना लग रहा है और प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। समझ में आई बात? तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से आप डिसाइड करोगे नंबर 3 स्टेप में। तो फाइनली आप अडॉप्ट करोगे तो मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ द एक्शन। नंबर 4 स्टेप में आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करोगे, सबसे फायदेमंद जो चीज होगा हम उसको फिर एडॉप्ट कर लेंगे। समझ में आई बात? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यही होता है। तो ये चीज है, पहले देख लेते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस किसको कहा जाता है। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, समझ में आई बात? तो ये जितना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं उसका जो पेरेंट सब्जेक्ट है, मतलब जो पेरेंट चैप्टर है, उसको डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस क्या है, अगर हम ऑल्टरनेटिव ए में जाते हैं तो हमको 26 रुपया कॉस्ट लगता है। अगर हम ऑल्टरनेटिव बी में जाते हैं तो यहाँ पे हमको 22 रुपया कॉस्ट लग जाते हैं। डिफरेंस कितना हुआ, 2 रुपया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो इसको कहा जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। ड्यू टू वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हमें वेरियस कॉस्ट इनकर करने होते हैं।
कोई एक अल्टरनेटिव में फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है, अलग है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कुछ अलग है। जैसे कि बता रहे हैं हम, आप एडिशनल प्लांट लगाओगे तो भाई आपको एडिशनल पैसा भरने पड़ जाएंगे। समझ में आई बात? तो अलग अलग अल्टरनेटिव में अलग अलग कॉस्ट आपको इनकर करना है। तो क्योंकि अलग अलग अल्टरनेटिव में जाने में अलग अलग कॉस्ट होता है, उसमें उस कॉस्ट की डिफरेंट होता है, इसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। इस 2 रुपया को डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है, और ये एनालिसिस को डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कहा जाता है। तो ये सारे के सारे डिसीजन जो है वो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस के डिसीजन हैं। दैट मीन्स कि सारे के सारे डिसीजन में हमारे पास रहेंगे क्या, अल्टरनेटिव, और हमको क्या करना पड़ेगा, उस अल्टरनेटिव से बेस्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे ये चारों स्टेप के, आपको ये चारों द्वार में आपको एक बार गुजरना पड़ेगा। समझ में? तो मोक्ष प्राप्ति होगी आपकी। समझ रहे हो कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं? मोक्ष प्राप्ति। आगे देखो, तो सबसे पहले क्या होता है, सेलिंग प्राइस डिसीजन है, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट है, मेक और बाय डिसीजन, एक्सपांड करोगे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, सेल्स मिक्स डिसीजन, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अलग मेथड प्रोडक्शन, प्लांट शट डाउन कर देंगे, एक्सेप्ट गुड स्पेशल ऑर्डर एक आया है उसका एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कोई एक प्रोडक्ट को हमारा प्रोडक्ट लाइन में ऐड करेंगे या फिर ड्रॉप करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी, मशीनरी रिप्लेस कर देना चाहिए क्या। तो ये छोटे छोटे चीज हम आप एग्जाम्पल के साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। अंडरस्टैंड? हालांकि ये चीजें आपको थियोरी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये पूरा के पूरे आपको थियरी क्वेश्चन मानने वाले हैं। अगर कुल थियरी आ जाएंगे तो मेरा मान के चलो कि वेरियस, ये है वेरियस कॉस्ट डिफरेंशियल एनालिसिस क्या है, ये चीज आ सकते हैं आपको, या फिर वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये चीज आ सकते हैं। और हम बताएंगे ना गारंटेड, और गारंटेड अगर आपको मिलेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन से आते हैं ना, या फिर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, तो गारंटी अगर कुछ हम पत्र देते हैं तो गारंटी पत्र में ये आता है, मेक और बाय डिसीजन, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर एडिंग और ड्रॉपिंग टू ए प्रोडक्ट लाइन, ये चीज होता है। एक्सप्लोरिंग डिमांड, सेलिंग प्राइस डिसीजन ये नहीं। मेक बाय, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज ज्यादातर आते हैं, और एडिंग और ड्रॉपिंग ए प्रोडक्ट लाइन, ये 2-4 मार्क क्वेश्चन आपको या तो उसमें से आ गए तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं आना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गए तो फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने हैं। ठीक है, अगर देखो तो सेलिंग प्राइस डिसीजन क्या चीज लिखे हुए हैं, ये बात है। तो प्राइसिंग प्रोसेस, सेलिंग प्राइस डिसीजन, दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस अब कम ज्यादा करके डिसीजन लेना, उसको सेलिंग प्राइस डिसीजन कहा जाता है, सबसे इजी। ठीक है, तो जो प्राइसिंग प्रोसेस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप पे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर, कॉस्ट एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड, कॉस्ट और नेचर क्या है, उस हिसाब से आप प्राइसिंग फिक्स करोगे। समझ रहे हो बात? हो सकता है आप देखो बता रहे हैं, एक क्वालिटी की प्रोडक्ट है उसके लिए अलग प्राइस रखोगे, अलग क्वालिटी प्रोडक्ट के अलग प्राइस रखोगे, होम मार्केट में इसका जो प्राइस होगा, फॉरेन मार्केट में इसका प्राइस आप अलग रखोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो डिपेंड करता है आपकी नेचर, कॉस्ट, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो एवरी प्रोड्यूसर एक्सेप्ट द डिफरेंट क्राइटेरियन फॉर प्राइसिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना, अलग अलग प्राइसिंग अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे वो हम पेनिट्रेटिंग प्राइस और वो प्राइस डिफरेंशियल प्राइसिंग वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे अभी। अभी हम अकाउंटिंग फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम वही पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो बात? इस पढ़ाई का नाम होता है अकाउंटिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यू विल फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज विद वीडियो एंड ऑडियो, प्लीज लेट मी नो। आप कमेंट करते हो, हम देखते हैं, कोई बात। आगे, the effect of changes in the selling price is easily understood with the help of the following illustration। अच्छा, चेंज मतलब सेलिंग प्राइस से कौन सा इफेक्ट पड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, हम एक इलस्ट्रेशन अगर देखेंगे तो हम उसको समझ जाएंगे। हालांकि सारे के सारे यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं आप ऐसा समझ करके चलो ऐसा, ठीक है, क्योंकि एक एक 10 डिसीजन पढ़ने में हमको 10 घंटा नहीं तो लग जाएंगे। समझ में आई बात है? छोटा छोटा, तो उसके लिए हम सॉल्व करके रखे हैं, सारे चीज का सोल्यूशन हम दे करके रखे हैं, उसमें से इतना बड़ा टेबल बना करके इतने सारी चीजें लिखने में हमको 40 मिनट लग जाएगा, हम हमारा ऑब्जेक्टिव को नहीं पहुंच पाएंगे, और यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आना है। यहाँ पे आपको जो थ्योरी है वही चीज आप पढ़ रहे हो, उसी चीज को ही आप देख रहे हो। हम आपकी एक अच्छे कॉन्क्रीट समझ के लिए ये चीज को हम लिख करके रखे हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखे हुए हैं। एक्स लिमिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूस एंड मार्केट्स बॉल पॉइंट पेन ये बेचता है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो सोचता है कि प्राइस को कम कर दिया जाए। जो प्राइस को कम कर दिया जाए वो सोचता है, वो बता रहे इफेक्ट क्या होगा अगर ये 5%, 10%, 15% अगर उसकी प्राइस को कम कर देता है तो। समझ रहे हो बात? तो जितना भी उसका सेलिंग प्राइस है, उस सेलिंग प्राइस में अगर ये 5%, 10%, 15% अगर रिड्यूस करता है तो क्या डिफरेंस हो जाता है, कौन से वो फर्क पड़ जाते हैं, आप थोड़ा सा देख करके उनका बताओ। ठीक है, तो प्रेजेंट सेल 3000 यूनिट्स का 3 लाख रुपया है, दैट मीन्स पर यूनिट
सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपया, समझ रहे हो, दैट मीन्स की सेलिंग प्राइस 100 रुपया है। वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000, 1,80,000 मतलब पर यूनिट कितना है देख लो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000 डिवाइड बाई 3,000 60 रुपया है, ठीक है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल, समझ में आई बात। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑब्वियसली टोटल फिक्स्ड होते ही है, वो 70,000 यहाँ पे है 70,000। प्रॉफिट कुछ कमा रहा है 50,000, तो ये प्रॉफिट अभी के 100 रुपया सेलिंग प्राइस के ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिट कमा रहा है 50,000। वो कह रहा है 5%, 10%, 15% घटा करके आप देखोगे वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंसेस क्या है, समझ में आई बात। आगे देखो, इंडिकेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इफ द कंपनी वांट्स टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट इन ईच ईयर ऑफ द अबव केसेस। अच्छा वो ऐसा कह रहा है, ठीक है। अभी उसका करंट प्रॉफिट क्या हो रहा है 50,000, समझ में आई बात। तो करंट जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसी प्रॉफिट को ही सॉरी उसी प्रॉफिट को अगर मेंटेन करना है, उसी प्रॉफिट को अगर मेंटेन करना है तो उसको क्या कैसा सेल करना पड़ जाएगा। भाई सुनिए मेरा बात, अगर 100 रुपया सेलिंग प्राइस है जिसको जितना पहले से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो बताइए कितना कितना करना होगा। आगे देखिए सोल्यूशन देखिए, बता रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, अब भी ऐसा लिखोगे, समझ रहे हो कि नहीं, एग्जांपल ऐसे देख करके अब भी लिख दोगे। अगर एग्जांपल देने के लिए बोला गया है, अगर नहीं बोला गया है तो छोटा एग्जांपल देकर के आप समझा सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, अगर 5% कम होता है तो क्या होगा, 10% कम होता है तो क्या होगा, 15% प्राइस अगर कम होता है तो क्या होगा। देखिए सेलिंग प्राइस सबसे पहले कितना था 100, ठीक है, पहले देखो ना सेलिंग प्राइस आपको 100 रुपये यूनिट था। तो जैसे ही कहाँ चला गया, हाँ 100 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो उस टाइम क्या वेरिएबल कॉस्ट 40 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 60 है, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन हो रहा है 40, 100 - 60 = 40, तो कंट्रीब्यूशन 3,000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 1,30,000, समझ रहे हो बात। क्योंकि वो 3,000 यूनिट्स, यहाँ पे देखो 3,000 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, तो 3,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3,000 इंटू 40, ठीक है, हो गए 1,20,000। अभी क्या होगा देखो, कंट्रीब्यूशन निकल गया, देखो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन ऑल सिचुएशन, सो फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर दो, कंट्रीब्यूशन को ही लेकर के चलो, वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करो, समझ में आएगा तो पता चल जाएगा कि आपको एडिशनल यूनिट कितना सेल करना है। आगे देखो, जब 5% हम प्राइस को रिडक्शन कर देंगे तो 100 से कितना हो जाएगा 95। वेरिएबल कॉस्ट तो अभी भी पर यूनिट फिक्स ही होता है, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट उतना ही रहेगा ना, पर यूनिट 60, तो सेलिंग प्राइस 5 रुपया कम हो गया, 95 - 60 बचा कितना 35। नाउ 35 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 35 हो गई, क्यों सेलिंग प्राइस कम हो गए, सेलिंग प्राइस अगर कम हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन कम होने हैं, तभी कितना यूनिट्स हमको प्रोडक्शन करना, समझ रहे हो कि नहीं, वही प्रॉब्लम है देखो। तो एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स हम बताए, अच्छा इसका बात पूरा ही खत्म हो गया है, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे सवाल, तो एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स की आप प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हुए हैं क्या ना, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है 1,000 यूनिट्स पर annum, ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ ₹40 पर यूनिट्स, ऐसा ऐसा टाइम लग जाएगा, ये छोटा चीज हम इसको खत्म करेंगे, आगे का अगर हम डायरेक्ट बता देंगे आपका एग्जांपल नीचे आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है 40 रुपये पर यूनिट से, फिर आगे देखने ये भी हो जाएंगे कि डिमांड है होल प्रोडक्शन आपको कितना में 42 रुपीज 5 में, इतना सेलिंग प्राइस में उसका डिमांड है कहाँ होम मार्केट में, ठीक है। तो कॉस्ट है 40 रुपीज और वो सेल कर सकता है 42.5 में, 42 रुपये 50 पैसा में। सब मार्केट का डिमांड वो फॉल हो जाता है कब 2003 में, 2003 में मार्केट का डिमांड फॉल हो जाता है, जहां पे आप वो सेलिंग कर सकता है 37 रुपया 20 पैसा में, समझ रहे हो कि नहीं, 37 रुपये 20 पैसा में अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है, लेकिन 40 रुपया कॉस्ट है, बेचारा का लॉस हो रहा है, फिर भी तो बेचना तो पड़ेगा ना, समझ रहे, दुकान खोले और माल तो बेचना पड़ेगा। तो कॉस्ट एनालिसिस 1000 यूनिट्स का ये दे रखे हैं, तो 1000 यूनिट का कॉस्ट एनालिसिस ये है, मटेरियल लगने हैं 15,000, वेजेस लगने हैं 11,000, वेरिएबल कॉस्ट लगने हैं 6,000, फिक्स्ड एक्सपेंसेस लगने हैं 10,000। सुनिए जी, मटेरियल वेजेस ये सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट ही होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखा हुआ मतलब मटेरियल और वेजेस को छोड़ करके और भी जो रहा वेरिएबल एक्सपेंसेस वो 6,000 है। हालांकि ये तीनों ही वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, है कि नहीं, मटेरियल वेजेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट रेट देखो, तो यहाँ पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो 10,000 ये फिक्स रहता है टोटल। अच्छा, वो कह रहे हैं 2,000 यूनिट हम सेल सकते हैं फॉरेन मार्केट में, मतलब अपना होम मार्केट को छोड़ करके बाहरी मार्केट में हम
बेच सकते हैं, लेकिन 35 पैसा 50 रुपए में बेचने पड़ जाएंगे भाई, ठीक है, पर यूनिट। जहाँ पे कि हमारा कॉस्ट है 40 और जनरली हम बेचते थे 42 रुपये 50 पैसा में, क्योंकि डिमांड नहीं है तो क्या करोगे 2003 में, 35 रुपये बेचने पड़ जाएंगे। इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट एडिशनल 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यूनिट सब 1000 के ऊपर काम करते हो, 2000 यूनिट से आप मतलब सेल करने की बात कर रहे हो, तो एडिशनल 1000 यूनिट जो प्रोडक्शन है उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा 10%। समझ रहे हो कि नहीं? दैट मीन्स कि जहाँ पे 10,000 लग रहा था वहां पे 11,000 लगने स्टार्ट हो जाएंगे। एडवाइस तो मैनेजमेंट, आप एडवाइस करो कि ऐसा वो सिचुएशन में ये सेल किया जाए कि नहीं, ठीक है। ये बात है 2003 की बात है। तो नीचे देखते हैं क्या लिखे हुए हैं, छोटा सा बात है, कोई बात नहीं। देखो हर एक चीज में स्टेटमेंट सेम ही बनता है, सेम स्टेटमेंट बनता है और खुद को दिमाग लगा के डिसीजन लेना है। स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ सेलिंग गुड्स इन द फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट पे गुड सेल करने का इफेक्ट क्या है हम इसमें देखेंगे। आगे देखो पर्टिकुलर्स, ईयर 2002 में क्या होने हैं, ईयर 2003 में क्या होने हैं। देखिए ईयर, अरे भाई ये हम क्या करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ईयर 2002 करके कुछ नहीं लिखा था, ईयर 2003 में दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं 2002 से पहले की बात। तो 2002 की कंडीशन ये थी, 2003 की कंडीशन ऐसे, ठीक है। हम तो 2002 में सिर्फ और सिर्फ हम होम मार्केट में काम कर रहे थे, 2003 में होम मार्केट में 1,000 बेचेंगे और फॉरेन मार्केट में 2,000 बेचेंगे। समझ रहे हो कि ना बात, यही चीज है, ठीक है। करके हम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले होम मार्केट आओ, 1000 यूनिट की बात है, यहाँ तो दिया हुआ है मटेरियल वेजेस वेरिएबल एक्सपेंसेस फीड एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो मटेरियल वेजेस वेरिएबल एक्सपेंसेस तो तीनों को मिला करके होता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। तीनों को मिला करके वेरिएबल कॉस्ट हुआ 32,000, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स हो रहा है 42,500। अभी का सिचुएशन जो है 2002 का सिचुएशन हम बता रहे हैं, ठीक है ना। कैसे पता चला ना, 2002 में इनिशियली सेलिंग प्राइस था 42 रुपीज 50 पैसे, है कि नहीं। तो 42 रुपीज 50 पैसे इंटू 1000 कितना हुआ 42,500। तो वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है 32,000 और सेल्स हो रहे हैं 42,500, तो लेस कर दो कंट्रीब्यूशन मिल जाएंगे। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज द कंट्रीब्यूशन, 10,500 हमको कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। तो दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट कितना 10,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 माइनस कर दो, 10,500 माइनस 10,000 इक्वल टू 500 रुपए। तो करंट सिनेरियो जो है वहां पे प्रॉफिट हमको आ रहे हैं 500 रुपए। समझ रहे हैं। तो 2003 में हम जब स्विच कर जाएंगे, 2003 में हम जब स्विच कर जा रहे हैं तो बात क्या है, तो 2003 में आ जाते हैं। 2003 में बात क्या है, देखो ना, होम मार्केट में तो भाई देखो होम मार्केट का सिलसिला जो है वही है, समझ में आई बात। 1,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे, 1,000 यूनिट बेचेंगे। फॉरेन मार्केट में क्या कहा, 2,000 यूनिट फॉरेन मार्केट में हम बेच सकते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे, कर करके हम कुल रिजल्ट क्या हो रहा है हम देखेंगे, ठीक है। तो होम मार्केट की बात वही हो जाए, होम मार्केट में जो था वही सीनरी, 15,000 11,000 6,000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाना है 32,000। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रेजेडी हो गया भाई, 2003 में डिमांड बहुत कम है, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो 37 रुपया 2 पैसा में आपको 20 पैसा में बेचना पड़ जाएंगे आपको, 37.2 का मतलब होता है और बेचने पड़ जाएंगे आपको। छोड़ो कोई बात नहीं, देखो नेक्स्ट रेट क्या बात हो गया, हाँ। तो इतना में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 37,200, ठीक है। 37.2 इंटू 1,000 37,200। तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा 37,200 माइनस 32,000, कंट्रीब्यूशन बचेगा 5,200। समझ में आई बात। तो कंट्रीब्यूशन बचेगा 5,200, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000। देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट तो रहना ही है 10,000, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यही बात है। तो 10,000 बचेगा अगर, तो फिर लॉस कितना होना है 4,200, अंडरस्टैंड द पॉइंट, इज द थिंग, ठीक है। आगे देखो, फिर कहता है फॉरेन मार्केट में हम 2,000 यूनिट्स बेच सकते हैं, ठीक है ना, यही बात है। तो आगे देखो, तो फॉरेन मार्केट में हम कितना बेचेंगे 2,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 2,000 यूनिट्स के ऊपर बात हो रहे हैं। तो 2,000 यूनिट्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं फॉरेन मार्केट, हाँ, मटेरियल्स क्या चीज है। देखो जब हो रहा है 1,000 यूनिट्स की बात हो रहा था, ठीक है ना, तब तो 1,000 यूनिट्स की जब बात हो रहा था तब 15,000 मटेरियल्स हो रहे थे, वेरिएबल कॉस्ट हो रहे थे। जब 2,000 बनाओगे
तो वेरिएबल कॉस्ट तो ज्यादा होंगे, समझ में आई बात। तो वही बात है, 15,000 की जगह 30,000 लगेगा, 11,000 की जगह 22,000 लगेगा, 6,000 की जगह 12,000 लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 1,000 की एनालिसिस है, ये सिर्फ और सिर्फ 2,000 की एनालिसिस है। समझ में आई बात, यही बात है। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाने देखो, 15, ये 30,000, 22,000, 12,000, क्योंकि 2,000 यूनिट्स के ऊपर डिपेंड है, तो 64,000 हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट तो ज्यादा होना ही है, वेरिएबल कॉस्ट 64,000 हो जाएंगे। अभी सेलिंग प्राइस कितना होगा वो यहाँ लिखे हुए हैं, 35 रुपया 50 पैसा। तो 2,000 यूनिट जो सेल होंगे एडिशनल फॉरेन मार्केट में, वो 35 रुपया 50 पैसा में सेल होने हैं, ठीक है। तो एक 71,000 हो गया, सेलिंग प्राइस सेल्स हो गया 71,000। तब कंट्रीब्यूशन कितना होने हैं, 71,000 लेस 64,000, 71,000 लेस 64,000। तो यहाँ पर बात है कितना हो गया देखो, आपको हो गया 7,000 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक बार टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है, जितना एडिशनल लगेगा वो नहीं यहाँ आएगा। समझ रहे हो कोई बात, दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एडिशनल आपको लगेगा कितना, 2,000 प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि लिखा था 10% ऑफ एडिशनल कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से 1,000 यूनिट के हिसाब से अगर इतना है तो 1,000 होना चाहिए था, तो क्योंकि 10% बढ़ेगा लिखा हो तो 2,000 हो जाए। प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्योंकि एक बार फिक्स कॉस्ट कवर अप हो जाता तो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन एडिशनल कॉस्ट भी तो बढ़ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट भी तो बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दिए गए। तो प्रॉफिट्स कितना आपको हो जा रहा है, 5,000। ये एक एग्जाम्पल है, बेस्ड ऑन सम अजम्पशन भी है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5,000। क्यों ऐसा होता है हम बता रहे हैं। एक बार अगर फिक्स कॉस्ट कवर अप हो गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था क्योंकि इंक्रीज होगा बोल करके यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो फिर भी क्या हो रहा है, 7,000 कंट्रीब्यूशन से 2,000 अगर प्रॉफिट जाता है तो 5,000 हमारा प्रॉफिट बचता है। तो टोटल में देखो, ठीक है। तो ईयर 2003 में टोटल में देखो, एक जगह में लॉस हो रहा है 4,800, लेकिन दूसरा में प्रॉफिट हो रहा है 5,000। तो आपको कुल लॉस कितना हो रहा है, पॉजिटिव फिगर ही आ रहा है। तो कुल प्रॉफिट आपकी कितना हो रहा है, 200 रुपए। दैट मीन्स कि आपको प्रॉफिट हो जा रहे हैं 200 रुपए इन टोटल। एक तो सिचुएशन दिया है, नॉट नेसेसरली दैट यही सिचुएशन हर जगह में होता है। अलग 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 कंडीशन लिख दिया, फिर उस हिसाब से सिचुएशन हम देख करके देखे कि 200 रुपये फिर भी प्रॉफिट हो रहे हैं। तो अगर कम दाम में बेचेंगे फिर भी 200 रुपया हमारा प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि एडिशनल मार्केट तो आप ग्राब कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट होने से भी चलेगा। एडिशनल मार्केट ग्राब कर रहे हो, कस्टमर आप ग्राब कर रहे हो, न्यू मार्केट में आप गए हो, तो कम प्रॉफिट होने में भी चलेगा, प्रॉफिट तो हो रहा है ना। सो इट इज एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट द प्रपोजल फॉर द सेल इन द फॉरेन मार्केट, as it converts the loss of 4,800 of home market into a net profit to 200। समझ में यही बात। तो 2003 में अगर सिर्फ और सिर्फ होम मार्केट में रह जाओगे तो 4,800 तो आपको वैसे भी लॉस हो रहा है होम मार्केट में। एडिशनल मार्केट जाने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है, तो उस रेवेन्यू से हम देख रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट 200 रुपया पॉकेट में बच रहा है। तो एडवाइजेबल ये है कि आप ना जब होम मार्केट में क्राइसिस है तो फॉरेन मार्केट जाओ, थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकते हो, यही बात है, समझ रहे हो कि नहीं। अभी यहाँ पे दिया हुआ मेक और बाई डिसीजन, ठीक है। बात देखो, ठीक है, इसको इस क्लास को हम फिर बता कर जल्दी खत्म कर दें, कोई बात नहीं। अब और करीब करीब हार्ड टू हार्ड अब 5-10 मिनट और चलेंगे, अब देख लो। मेक और बाय डिसीजन, या तो कोई एक चीज को आप बनाओगे या बाय करोगे, इस डिसीजन को मेक और बाय डिसीजन कह देते हैं, समझ। समटाइम इकोनॉमी क्या है, कौन सा इकोनॉमिकल आपको देखना पड़ेगा। आप कपड़ा, मतलब सपोज ब्लेजर बना रहे हो, ब्लेजर का जो होता है ना, जो पट्टी होता है, ठीक है, बुकरम होता है, तो ही सस्ता पड़ेगा। अब खुद ही उसको बनाने की तो बड़ा से तो बाहर से ही खरीदता है, बात वही है, ठीक है। डिसीजन, या तो आप अपने फैक्ट्री को में गुड सर्विस को बनाओगे, या तो बाहरी मार्केट से उसको अडॉप्ट कर लोगे। ये वाला डिसीजन को मेक और बाय डिसीजन कहा जाता है। तो ये डिसीजन कब लेना पड़ जाता है, समझ में आई बात, जबकि वो मार्केट में कम दाम में अवेलेबल है। सेम प्रोडक्ट विच इज हम खुद बनाते हैं, विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय आवर फैक्ट्री, इज अवेलेबल एट द मार्केट एट ए चीपर प्राइस, तब ना। और मार्केट में तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव ही है, तो फिर अब वो डिसीजन आएगा ही क्यों, समझ रहे हो कि ना। हम जो चीज बना रहे हैं 5 रुपया में, वो मार्केट में हमेशा 10 रुपया में मिलता है,
तो फिर ये ऑप्शन ही सोचना नहीं है, क्वेश्चन ही पैदा नहीं होगा। मार्केट में 4 रुपए में वो मिल जाता है, तब हम सोचेंगे हाँ क्या खरीदा जाए, लेकिन प्राइस को ही फैक्टर करके आप खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, आगे देखो। तो जब ये ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है तो कॉस्ट फैक्टर शुड ऑल्सो बी कंसिडर। ठीक है, कॉस्ट फैक्टर भी आप कंसिडर करोगे, ठीक है। लेकिन ऊपर लिखा हुआ जब बाहर मार्केट से आप कुछ चीज खरीद रहे हो, रिट्रेसमेंट ऑफ वर्कर बिकम द इनोवेटिव, ये भी बात है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री तो आप घटा नहीं सकते हो। देखो सुनिए, बाहरी मार्केट से आप खरीदोगे तो कोई एक फैक्ट्री आप नहीं चलाना चाहते हो, लेकिन वहां पे तो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयड हैं, वहां पे मशीन है, वहां पे सुपरवाइजर है, या पे वहां पे सिक्योरिटी है। तो एक तो आप लेबर टर्नओवर नहीं कर सकते, छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे, लेबर टर्नओवर आप नहीं कर सकते, फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते। दूसरा, तो करने से भी क्या होगा, बाहर से खरीदने से भी क्या होगा, आपकी फैक्ट्री का फिक्स्ड कॉस्ट तो कम नहीं होने वाला है ना। फिक्स्ड कॉस्ट इरेस्पेक्टिव, इट्स रिमेन सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। तो आपका तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट है जहां पे आप अगर प्रोडक्शन नहीं भी करोगे फिर भी तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कम होने वाला है ना, चीज है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस इन द ओपन मार्केट को छोड़ करके और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको आपको कंसिडर करने पड़ जाएंगे मेक और बाई डिसीजन के लिए। समझ में आई बात? आगे देखो फिर क्या लिखा हुआ है। तो कॉस्ट को छोड़ करके और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको कंसिडर करना पड़ जाएगा, जैसे कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, सप्लाई रेगुलरली होगा कि नहीं। समझ में आई बात? एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन इन डिमांड, डिमांड में क्या फ्लक्चुएशन कुछ रहेगा, रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का रिलायबिलिटी क्या रहेगा, उसका क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट का। समझ में आई बात? उसके साथ डीलिंग्स क्या है, उनका टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो कॉस्ट फैक्टर को छोड़ करके और भी चीजें हैं, क्वालिटी अच्छा रहेगा तब ना लेंगे, रेगुलरिटी सप्लाई होगा, उसका फिजिबिलिटी विजिबिलिटी होगा तब ना लेंगे। मान करके चलो आप एक बार दो बार आपको मिल गया, आप मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, 1 लाख मोबाइल मैन्युफैक्चर करके बैठे हो, 1 लाख मोबाइल मैन्युफैक्चर, और जिससे आप बैटरी मंगा रहे थे, बैटरी कंपनी अलग होता है, पता है आपको, बैटरी कंपनी अलग होता है, कैमरा प्रोसेसर सब कुछ कंपनी अलग होता है, आप सिर्फ असेंबल करते हो। तो जिससे आप बैटरी मंगा रहे हो वो कंपनी 2 महीने के बाद आपको सप्लाई करना बंद कर दिया, जी भरोसामंद नहीं निकला। अब तो 1 लाख जो मोबाइल फोन बनाए हो उसमें एग्जैक्टली वही बैटरी लगने वाले थे, अब फिर मिलेगा नहीं आगे तो फिर क्या करोगे। समझ रहे हो? मेक और बाय डिसीजन का मतलब है यही होता है कि besides the cost factor so many things are to be discussed and finally we have to attain at certain decision that whether we make a particular product or we will buy it from the open market. Next, so the processing and designing of the item product should be kept as a secret. Then it cannot be purchased from the open market, it should be produced at the floor of the factory. ठीक है, वो ऐसा कह रहे हैं हम जो बना रहे हैं ना, उस चीज का जो हमारे बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो तरीका है, वो सीक्रेट रहना चाहिए, ताकि हम वो चीज को सालों साल हमारे फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री, मतलब अपनी घर में अपने आंगन में उसको बना सके। यही बात है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक मैन्युफैक्चरर जो आपकी एडवाइस चाहता है कि वो ये चीज खरीदेगा कि ओपन मार्केट से लेगा, फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री मतलब अपने फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री में बनाएगा, समझ रहे हो कि ना, फैक्ट्री आंगन में उसको बनाया जाएगा कि बाहरी मार्केट से उसको हम खरीदेंगे, ये चीज थोड़ा बताओ। ठीक है, मैसेज आया, ये तो कोरोना अवेयरनेस मैसेज ओडिशा गवर्नमेंट का। अलगा शौचालय, अलगा घरे रहिबा, मास्क पिंधिबा, हाथକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା, ଗୃହ ପୃଥକ ଗୃହ ପୃଥକ ବାସରେ ଏହି ନିୟମ ମାନିବା, सूचना और लोक संपर्क विभाग ओडिशा सरकार। कौन ज्ञान देलो रे भाई, एक तो डिपार्टमेंट है, एक तो पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जब कुछ काम ही नहीं है, सबको तनख्वाह मिल रहे, तो क्या करेंगे, मोबाइल में मैसेज ही भेजते जाए और क्या। हालांकि कोई पढ़ता नहीं। पर्टिकुलर्स देखो यहाँ पे प्रेजेंट और प्रोपोज्ड, मतलब अभी प्रेजेंट जो है बाई कर रहे हैं, हम प्रपोज कर रहे हैं बनाएंगे। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, हम मोबाइल की बैटरी अभी खरीद रहे हैं। प्रोपोज क्या है, हम खुद बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेल्स कॉस्ट वेरिएबल, कैपिटल रिक्वायरमेंट, सब तो दिया है, सब कुछ दिया है, आप खुद से देखो। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की एनालिसिस करते हैं। लास्ट में दिया है कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो कुछ काम का नहीं है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बाद में देखेंगे, ये रिटर्न के लिए चाहिए होता है। तो अभी सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड एक्सपेंस दिया हुआ है, तो आप उसके बाद क्या करोगे, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज द कंट्रीब्यूशन। देखो जब हम खरीद रहे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन बच रहा है 4,80,000, अगर बनाएंगे तो कंट्रीब्यूशन बच जाएगा 5,76,000। लेकिन आगे भी तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो ज्यादा लगने, बनाएंगे तो 5,76,000। तो अभी तो कंट्रीब्यूशन तक बात देखे, तो जिसको ग्रॉस मार्जिन कहा जाता है कंट्रीब्यूशन को, वहां तक की अगर हम बात देखे तो लग रहा है कि हाँ बनाना चाहिए। आगे फिक्स्ड
कॉस्ट, ठीक है, यहाँ 3,60,000, यहाँ पे 4,000, तो प्लांट मशीन तो लगाना पड़ेगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ेगा ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग अल्टरनेटिव्स उपाय के लिए प्लांट फैक्ट्री लगाने के लिए तो सेम नहीं होगा ना। तो यहाँ पे खरीद रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट कम लगने हैं, बनाओगे तो फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा लग रहे हैं। फिर से नालायक को मैसेज भेजे, बोलेंगे मास्क पिंधिबा घोरू बाहरीबा नहीं, भाई किए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट कितना हो रहा है आप देखो, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने से प्रॉफिट 1,20,000, 1,76,000, हाँ तो फाइनल प्रॉफिट भी बनाने में ज्यादा हो रहा है, तो हमको बनाना चाहिए। अच्छा, अभी एक काम कर देंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस वाला रेशियो बनाते हैं, ठीक है। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स कर देते हैं, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 36%, अच्छा है। अच्छा, थोड़ा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल कर देते हैं, प्रॉफिट टू सेल कहाँ है, प्रॉफिट ये है, सेल्स ये है, प्रॉफिट ये है, सेल्स। तो प्रॉफिट टू सेल्स ये 30% हो रहा है, ये 36% हो रहा है, अभी भी मेक में ज्यादा फायदा है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब क्या, प्रॉफिट बाई कैपिटल, ठीक है। तो प्रॉफिट बाई कैपिटल नहीं दिए हुए हैं, कैपिटल यहाँ पे है 8 लाख और 9 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट ये है 1,20,000, 1,76,000। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट बाई कैपिटल, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, रिटर्न बाई कैपिटल। तो 15% यहाँ पे आपका रिटर्न रेशियो है, यहाँ पे 20% का आपका अर्निंग रेशियो है कैपिटल के ऊपर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सारे के सारे हम देखें कि जो भी एनालिसिस परसेंटेज हमारा निकला, पीवी रेशियो का हो या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन का हो, प्रॉफिट परसेंटेज को हो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल को हो, सारे के सारे हम जो बना रहे हैं ना उससे ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो हम कंपोनेंट्स को बना लेना चाहिए ताकि हम बाहर से ओपन मार्केट से खरीदें। डिसीजन क्या है, बाय डिस्क्राइबिंग द अबव स्टेटमेंट है, अबव स्टेटमेंट मेकिंग ऑफ द आइटम फ्लोर इज बेटर देन टू बाय। हमारे फैक्ट्री के अंदर ही हम बनाई चीज को यही बेटर रहेगा देन टू बाय, मत खरीदा करें। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड। एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट, अब दो चीजें हैं, कोई तो लोग ऐसा समझते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हो कि नहीं, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन यही समझ लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है। एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड एंड और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, ये एंड और हाँ दोनों होगा, कोई बात। एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम समझा रहे हैं, या तो हम हमारा फैक्ट्री का जितना भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें से नया मशीन लगाएं, न्यू मशीन, न्यू मशीन लगा करके हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ाएं, समझ रहे हो, ताकि उसमें से कुछ प्रोडक्शन हो सके। ध्यान से देखो, या तो हम इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट में दे दें, समझ रहे हो, मतलब पर्टिकुलर चीज को सप्लाई के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में दे देंगे या फिर लीज में लेंगे। अब समझ में आ रहा है, तो या तो खुद ही एक्सपांशन करेंगे फैक्ट्री को, मशीन को, यहाँ पे अलग चीज था, मेक और बाय अलग, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाओगे कि बाहर से खरीदोगे, यहाँ पे कह रहा है कि फैक्ट्री को बढ़ाएंगे, फैक्ट्री को एक्सपांशन करोगे कि लीज दे दोगे। फैक्ट्री एक्सपांशन करोगे तो आपको क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए, मशीन चाहिए, मोटर चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब जब एक डिसीजन होता है कि आपकी फैक्ट्री को एक्सपांड करना आप चाहते हो या फिर लीज में लेना चाहते हो, मशीन को लीज में भी ले सकते हो, तो कोई एक प्रोसेस को आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो, बीपीओ आप सुने हो कि नहीं, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो कोई प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो। तो कुल मिला के बात वही है कि आप खुद आपकी कैपेसिटी बढ़ा करके मतलब फैक्ट्री में काम करना चाहते हो कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट में लीज में आप काम करना चाहते हो, यही बात है, समझ में आई बात। तो कोई एक फैक्ट्री है जहां पे स्कोप ऑफ एक्सपांशन है एंड देयर इज पॉसिबिलिटी टू परचेज द सेम आइटम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, वी वुड लुक एट द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द अल्टरनेट, बोथ अल्टरनेट का देखेंगे, लीज में ले रहे तो कितना कॉस्ट आ रहा है और खुद हम प्लांट लगा करके मतलब चीज प्रोडक्शन करेंगे तो कितना लगेगा, जहां पे इजी होगा उस चीज को हम खरीदेंगे। समझ रहे हो, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, इसलिए हाँ अभी सोचो इस चीज को एक एक टेबल बना करके हम समझाते तो कितना टाइम लग जाता, समझ रहे हो, वही बात। तो ये कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स लिमिटेड टू फैक्ट्री, उसका ए बी फैक्ट्री है, रनिंग कर रहा है इतना कैपेसिटी में, तो अभी के लिए जो टोटल है ये कॉस्ट इतने लग रहे हैं, कुछ प्रॉफिट हो रहे हैं, समझ में आई बात। लास्ट में हम क्या किए, देखें कि कितना एडिशनल बी फैक्ट्री विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस 12,100 यूनिट्स मोर फॉर दिस, तो जितना यूनिट्स हमको ज्यादा चाहिए होता प्रोडक्शन करने के लिए उस पर एनालिसिस किया, टोटल कॉस्ट देखे 3600-4800 हो रहा है। कॉस्ट ऑफ अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना, मतलब खुद को मशीन लगा करके
जितना यूनिट्स एडिशनल रिक्वायरमेंट है उसको अगर मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट लगा करके हम करेंगे तो 3600 रुपया लग रहा है, और उसी चीज को हम बाहर से खरीद लेंगे तो 4800 रुपया लग रहा है। तो डिसीजन क्या है, बी फैक्ट्री विल कंटिन्यू टू सप्लाई टू द ए फैक्ट्री। तो बात ही है हम मैन्युफैक्चर ही करें, तो हमारा जो प्लांट है, इंस्टॉल्ड प्लांट है, उसी को ही बढ़ा करके हम मैन्युफैक्चर करें। सो इट इज एडवाइजेबल टू एक्सपांड बी फैक्ट्री। तो बी फैक्ट्री में 1200 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन होना था, तो बी फैक्ट्री को ही हम यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं, और बाहर से हम चीजें नहीं खरीदेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देंगे। समझ रहे हो बात, यही बात है। और ये सब मुमकिन होगा अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहा तो। सेल्स मिक्स डिसीजन की क्या बात है, सेल्स मिक्स आपको पता है ही, ठीक है ना। तो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंट्री कॉन्स्टिट्यूट टू द टोटल रेवेन्यूज। आपकी देखो ए बी सी डी जो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स हैं, इस सारे की जो कंट्रीब्यूशन है, इसको मिल करके ही तो रेवेन्यू होता है। तो इट बिकम डिफिकल्ट टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब ज्यादा प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस कर रहे हो उसका प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जज करना थोड़ा मुश्किल होता है। टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स इट बिकम नेसेसरी टू गेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स बाय कंसीडरिंग ऑल द अल्टरनेटिव्स। डू गेट द फॉलोइंग एग्जांपल। भाई बहुत इजी है, सुनिए बता रहे हैं। आप ए बी सी डी से आप इतने सारे चीज प्रोडक्ट कर मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको मार्केटिंग कर रहे हो, उसको सेल्स कर रहे हो, तो कौन से प्रोडक्ट में कितना यूनिट्स आप सेल्स करना पसंद करोगे। एक यूनिट का आप 1000, ए यूनिट का 1000 प्रोडक्शन कर रहे हो, बी प्रोडक्ट का आप 200 यूनिट, इसका 300, और इसमें कम एम्फासिस दिए हो 50 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो, साल में सेल कर रहे हो। अब देख रहे हो जितना प्रॉफिट हो रहा है आपकी टोटल, जितना प्रॉफिट हो रहा है, सपोज 5000 प्रॉफिट हो रहा है, इसका उल्टा कर दिए, ये 50 कर दिए, ये आपको 30 कर दिए, ये 200 कर दिए, 1000 कर दिए, फिर आप देखिए आपको 50,000 प्रॉफिट होने लगा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग्स। सो वेरियस अल्टरनेटिव सेल्स मिक्स से आपको जो ज्यादा प्रॉफिटेबल आपको होने हैं उसी को ना आप प्रिफर करोगे, वही चीज लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे का देखो, सवाल में था 4 मतलब प्रोडक्शन थे, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है ना, डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है टोटल में ये किस चीज के। फिर लिखे हुए हैं कि हम ऐसा देख रहे हैं कि द प्रोडक्ट डी शुड बी स्टॉप इमीडिएटली, इट शोज द लॉस ऑफ 20,000 इन नेट कंट्रीब्यूशन, सो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज सेटिस्फैक्टरी। ये बात है प्रोडक्ट्स में। तो जो लीस्ट प्रॉफिटेबल चीज होंगे हम उनको ड्रॉप आउट कर देंगे, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसको ऐड करते रहेंगे। ये देखो ये माइनस डी लॉस में जा रहा था, तो ए बी से ज्यादा प्रोड्यूस करे, डी से कम प्रोड्यूस करे, या तो ड्रॉप कर दें, ठीक है। और एक तो मोस्ट प्रॉफिटेबल, मतलब ऐसे करने में क्या होगा, 2,92,000 प्रॉफिट हो रहा था, इसमें से 20,000 ऐड हो जाएगा तो 3,00,000 मतलब 12,000 प्रॉफिट हो जाने हैं। तो इसको कहते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स, ठीक है। सारे के सारे थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखे गए हैं, इस चीज को हमको हालांकि आपको ज्यादा समझाने के लिए लिखे गए थे। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो मतलब अलग अलग मशीन को लगा करके आप प्रोडक्शन करोगे, यही बात लिखे है। बस 3-4 पॉइंट है। Alternative method of production क्या है? The decision is to be taken is of the nature of selecting one machine out of more available. समझ में आई बात? Selecting one machine out of one or more available in the market for production or to purchase the ready goods for further processing from the market. In this case, cost is considered and the decision is taken in favor of the lowest cost occurring sector. ठीक है, क्या कह रहा है? आप मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी से कौन से मशीन में आप प्रोडक्शन करना चाहते हो? अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, यही बात है। या फिर ऑल्टरनेटिव्स आपके पास कुछ एक्टिविटियों के कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको अपना करके अडॉप्ट करके आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आप देखोगे, जज करोगे, चूज करोगे, उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे, ठीक है, यही बात है। जैसे कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मशीन ए सिलेक्टेड और बी विल बी सिलेक्टेड। तो कॉस्ट कंसिडरेशन का डिसीजन लेकर तो लोअर कॉस्ट अकरिंग सेक्टर, जहाँ पे ए में प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट लगेगा, बी में प्रोडक्शन करने से सी में। यहाँ पे मशीन की बात किया जाए, अलग अलग मशीन, तीनों मशीन में प्रोडक्शन करने में हम देखेंगे कॉस्ट कितने लग रहे हैं। जो लोएस्ट कॉस्ट होगा, जो लोएस्ट कॉस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
तो मशीन बी मशीन सी की बात हो रहा था, तो मशीन बी मशीन सी के ये मतलब कौन से मशीन पे क्या लगने वाले हैं, कौन सा क्या कॉस्ट लगने वाले हैं, किसका डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होगा, कौन कितना प्रोडक्शन करके दे देगा। लास्ट में हम जा करके देख रहे हैं कि कॉस्ट इफ परचेज 5,40,000 हो रहे हैं, अगर मशीन बी को लगाए तो 5,20,000 हो रहे हैं, और मशीन सी को लगाए तो 4,94,000 हो रहे हैं। So in all the above three alternatives, the last alternative, that is to purchase machine C, is the cheapest, and so company should purchase in the machine C and install it, और इसको इंस्टॉल कर दो। समझ में आई बात? वही बात होता, ठीक है ना। स्टेटमेंट सेइंग कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंट अल्टरनेटिव से आपको क्या लगने वाले हैं, कौन सा कौन कितना प्रोडक्शन देगा, तो हम वही चीज देख लिए, ठीक है। प्लांट शटडाउन डिसीजन, देखिए प्लांट शटडाउन कब होगा बता रहे हैं हमको। ये डिसीजन भी समटाइम मूव ऑन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, समझ रहे हैं। पहले आप सुने हो ना कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप सुने हो कि नहीं भाई? और कोई उम्मीदें नहीं बचा आपको, और पैसा मिलने वाला है नहीं आगे पढ़ने के लिए, या फिर ऐसा कुछ चीज होता है भाई। गिविंग अप इज ऑल्सो ए गुड स्ट्रैटेजी समटाइम इन द लाइफ, ऐसा बात नहीं है। कुछ एक चीज ऐसा है जिंदगी में हम भी गिव अप कर दिए, समझ में आई बात? याद रखो जिंदगी में गिविंग अप इज ऑल्सो समटाइम बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर कैरियर, डेवलपमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। जहां पे लॉस हो रहा है, एक प्लांट का 5 साल से लॉस होता आ रहा है 10,000 करके, 10,000 करके लॉस होते आ रहे हैं। अगर इसको पकड़ करके बैठोगे, ऑलरेडी तो 50,000 लॉस है, आगे और 50,000 लॉस होना है ना, इट्स बेटर कि उसको बंद कर दो, तो एटलीस्ट ये 50,000 आपका तो बच ही जा रहा है, उसमें से दूसरा कुछ कर सकते हो। तो प्लांट शटडाउन डिसीजन भी लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं क्या देखते हैं। तो ये जो डिसीजन है, ठीक है, बीइंग टेकन व्हेन द नेचर ऑफ बिजनेस इज सीजनल। हाँ, एक तो सीजनल आपकी बिजनेस है तो बंद कर दोगे ना आप, या तो कटथ्रोट कंपटीशन के चलते, या फिर अनफेवरेबल कंडीशन मार्केट में कुछ हो गया, ये चीज के लिए प्लांट को शट डाउन किया जाता है। आपका व्यापार ही है पटाखे बेचना, तो दिवाली खत्म पटाखे बेचना खत्म, तो आप बंद कर सकते हो व्यापार। बहुत कटथ्रोट कंपटीशन है जिसमें कि आप आगे नहीं जा पा रहे हो, तो वो तो बंद कर दोगे। या फिर अनफेवरेबल कंडीशन कुछ मार्केट में आया जो कि और आप आगे टिक नहीं सकते हो। सो ये डिसीजन जब लेना है, ठीक है ना, डिसीजन ऑफ शट डाउन कंजम्पशन, तो बिहेवियर ऑफ कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड। गोइंग ऑन द बिहेवियर कॉस्ट ऑफ द कंसिडर, आगे बताया। व्हेन वन शट डाउन हिज प्लांट देयर आर सम अवॉइडेबल, traceable or escapable fixed costs such as the salaries of the temporary worker, salary of the salesman, which can be stopped by the decision। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एस्केपेबल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, उसको बंद कर दो सबसे पहले। जैसे कि जो वर्कर्स नहीं होने से भी चलेगा, जो सेल्समैन है और तो सेल्स नहीं हो रहा है उनका बंद कर दो, या फिर जो जो चीजें मतलब सैलरी टेम्पररी वर्कर्स है उनको हटा दो, वही चीज होता है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट को अवॉइड करो। क्यों वेरिएबल कॉस्ट की बात क्यों नहीं हुआ? अरे जब प्लांट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आएंगे? आप फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट जो अवेलेबल है उसको पहले हटा दो, समझ में? which can be stored with some unavoidable unspecified cost as depreciation of the fixed cost, rent of office factory, insurance, interest of salary of permanent staff। ये जो चीजें हैं इसको अवॉइड करो अभी। जो फिक्स्ड एसेट आपको चाहिए नहीं उसको हटा दो, उसका डेप्रिसिएशन उठाना ही नहीं है। ऑफिस फैक्ट्री बिल्डिंग जो आप नहीं चाहिए उसको छोड़ दो। इंश्योरेंस कॉस्ट आपको नहीं चाहिए ताकि आप प्रोडक्शन नहीं करें मशीन के ऊपर। इंटरेस्ट, सैलरी, ये जो चीजें कुछ अवॉइड करो। दिस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन सर्टेन टाइम तो प्लांट टेम्पररी। क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुको। अनअवॉइडेबल चीजें को हम बता दिए, अरे जस्ट सिंगल मिनट, सॉरी। अवॉइडेबल कॉस्ट जो था, अवॉइडेबल कॉस्ट जो था उसको हटा सकते हो। अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है उसको आपको रखना ही पड़ेगा, मतलब वो आपके इनहेरेंट है, समझ रहे हो बात? इस चीज को हम नेगेटिव बता दें। अनअवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो जिस चीज को आप हटा नहीं सकते हो, जैसे कि आप फिक्स्ड कॉस्ट की डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस फैक्ट्री बिल्डिंग जो आपको रखना पड़ेगा, या तो जो नहीं रखना पड़ेगा उसको हटा सकते। ऑफिस फैक्ट्री बिल्डिंग का जो मतलब रेंट देना है, या फिर इंश्योरेंस, जो चीजें आपके प्लांट फैक्ट्री आप इंस्टॉल किए हो उसका इंश्योरेंस कॉस्ट देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है ना, परमानेंट स्टाफ जो है, ठीक है ना, हम टेम्पररी स्टाफ पढ़ दिए, सॉरी आई एम सॉरी।
परमानेंट स्टाफ पे जो सैलरी है वो देना ही पड़ जाएगा, तो ऑन अवेलेबल कॉस्ट से वो उठाना पड़ेगा, ऑन अवेलेबल कॉस्ट से इसको हटाने के लिए कोशिश करो और फिक्स्ड कॉस्ट हटाने के लिए कोशिश करो। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। ठीक है, तो प्लांट शट डाउन करने के लिए और क्या करने पड़ते हैं आगे देखो। Some additional cost or shutdown reopening cost should be considered as the part of the unavailable cost. Normal decisions are maximizing the points, but shutdown decisions reducing the loss, as it always consider the saving under loss calculation. हाँ, शटडाउन डिसीजन होने क्या होता है? सेविंग ऑफ द लॉस, सेविंग अंडर लॉस। जब लॉस हो ही रहे हैं तो शटडाउन का मतलब बंद करने में एक एक प्लांट क्या होता है, लॉस को हम सेविंग कर रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटेजी। तो नेट अवेलेबल कॉस्ट कैन बी मेड थ्रू द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, नेट अवेलेबल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट ऑन अवेलेबल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रीओपनिंग कॉस्ट। आगे बता रहे हैं, if the loss by taking the decision of the shutdown is less than the continuity of the business, then the decision of shutdown may be considered as the favorable in shutdown। यहाँ पर देखो चीज क्या है, ठीक है, बता रहे हैं। if the loss by taking the decision shutdown is less than the continuity of the business, then the decision of shutdown may be considered as favorable in shutdown। Understand the point? Some aspect of other than the cost should be determined such a category with the goods benefit of the employees, absolute of the machinery, good concern objection with the regular government employees, shutdown point can be calculated by the cost of the following formula। चलिए सब चीज को एक साथ बताते हैं। शटडाउन ना करके अगर कंटिन्यूटी का कुछ ऑप्शन है, आप देखिए जितना अवेलेबल आपके पास, जितना अवेलेबल कॉस्ट था, अवेलेबल एक्सपेंसेस था, अगर उस चीज को सारे के सारे आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना, वही बात है। फिर अगेन आपको रीओपनिंग कॉस्ट को भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, रीओपनिंग कॉस्ट को भी आप कैलकुलेट करोगे। सब कुछ देख करके अगर आपको फेवरेबल हुआ तो आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लांट को अभी तक के लिए चला सकते हो। फिर आगे जाकर के फिर अनफेवरेबल होते हैं तो आपको प्लांट शट डाउन करना पड़ेंगे। शट डाउन पॉइंट्स इन वैल्यू इन यूनिट्स क्या चीज होता है हम बता रहे हैं। जितना अवेलेबल फिक्स्ड कर शट डाउन पॉइंट कैसे कैलकुलेशन होता है, मतलब किस किस चीज को आपको अवॉइड करना है, ठीक है ना, किसको किसको अवॉइड करना है। तो शट डाउन पॉइंट कैसे कैलकुलेशन होता है, देखो बता रहे हैं, पर यूनिट। ठीक, नेट अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास जितना आया, जिसको अवॉइड किया जा सकता है, ऊपर हम डिसीजन दिए, कुछ अवॉइड किया जा सकता है, कुछ परमानेंट अवॉइड नहीं किया जा सकता। जितना नेट अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास होगा डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका मतलब क्या निकल रहा है, एक यूनिट में हम कितना फिक्स्ड कॉस्ट को हटा सकते हैं। समझ में आई बात? शट डाउन पॉइंट्स इसको कहा जाता है। शट डाउन पॉइंट्स इन वैल्यू रुपीज में कैसे कैलकुलेट करोगे कि नेट अवेलेबल फिक्स्ड कॉस्ट जितना है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? मतलब इतना वैल्यू का कॉस्ट आपको तो अवेलेबल करना है। प्लांट शटडाउन डिसीजन आप ये चीज थ्योरी में लिखोगे, प्लांट शटडाउन डिसीजन आप ये चीज थ्योरी में लिखोगे, अवेलेबल नेट ऑन अवेलेबल आप लिखोगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? फिर अगर कंटिन्यू हो सकता तो कंटिन्यू करो, नहीं तो नहीं लिखोगे आगे की। प्लांट शटडाउन में भी इतना टेक्निकल चीजें फॉर्मूले फॉर्मूले आपको नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखे हुए थे, कुछ मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिए हुए हैं, ठीक है। ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द शटडाउन और बिजनेस स्टॉपिंग प्रोडक्शन तो नीचे। एक्सेप्टेंस ऑफ द स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर उस दिन बताए थे हम। एक्सेप्टेंस ऑफ द स्पेशल ऑर्डर कैलकुलेशन कैसे होता है। टाइम हो रहा है तो इस चीज को हमको अभी खत्म करने पड़ेंगे। If any producer is not utilizing plant's full installed capacity and he receives the special order for the product that will not make any adverse impact on our present sale, then the offer will be accepted if increases contribution। सुने जी, सबसे पहले बात, अगर आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, नंबर वन, मतलब 80% कैपेसिटी में आप काम कर रहे हो, फिर भी आप और 20% प्रोडक्शन दे सकते हो। अगर आपके पास एक्सेस कैपेसिटी अभी तक आपके पास बचा हुआ है, जैसे कि हम उस दिन बताए थे, समझ रहे हो कि नहीं बात, अभी 1200 यूनिट प्रोडक्शन कर सकते हो, आपका कैपेसिटी है 1500 यूनिट प्रोडक्शन करे तो करो ना, क्योंकि 1500 यूनिट प्रोडक्शन करके सेल करोगे तो इसके लिए भी फिक्स्ड कॉस्ट जितना लग रहा है, इसके लिए भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही लगेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक बार कवर अप हो चुका है तो जितना सेल करोगे उसको प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन के लिए कोई के पास है कैपेसिटी और स्पेशल ऑर्डर आप रिसीव कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं बात। द प्रोडक्ट दैट विल नॉट पिक, हाँ, और हमारा जो करंट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उसमें कोई हार्मफर नहीं हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट ऐसे हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा कुल कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगा। समझ में आई बात? 1200 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे,
तो 15,000 कंट्रीब्यूशन हो रहा था, 1500 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो 20,000 कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, तो प्रोडक्शन करना चाहिए। समझ में आई बात? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए थे, देख लेंगे। ये बात है, 60,000 जब प्रोडक्शन कर रहे थे, समझ में आई बात, कुछ प्रॉफिट हो रहा था, 7 लाख प्रॉफिट होता था, अच्छी बात है। एडिशनल यूनिट ऑफ 7,500 हम प्रोडक्शन किए, तो एडिशनल 57,500 रुपया हमको मिला ना, वही बात है। टोटल प्रॉफिट में तो बढ़ाई ही, मतलब बढ़ोतरी हुआ। तो डिसीजन क्या है, इफ द प्रपोजल फॉर एडिशनल सप्लाई ऑफ 7,500 यूनिट्स इज एक्सेप्टेड, देन कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस बाय 57,500। क्यों? क्योंकि एक बार फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपका कवर अप हो चुका है, तो सेकंड टाइम तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट लगना ही नहीं है, तो उसके बाद तो प्रोडक्शन करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होना ही है। तो 57,500 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहे, तो प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, सो इट इज एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट द ऑफर for additional supply. It assumes that this offer will not affect the present market for the product। हाँ, ये भी सुनोगे कि आपका जो प्रेजेंट मार्केट है उसमें डिमांड सप्लाई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आएगा? एडिंग और ड्रॉपिंग ए प्रोडक्ट लाइन, भाई एक ही बात है, प्रोडक्ट लाइन के बारे में बता रहे हैं हम। प्रोडक्ट लाइन किसको कहते हैं? मतलब आप सेम लाइन में मानो आप प्रोडक्शन कर ही रहे हो, ठीक है ना, सेम लाइन में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या चीज, सपोज आपकी कॉस्मेटिक्स ही है और इस टाइप की प्रोडक्शन है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की क्या, तो कॉस्मेटिक्स डिवीजन है, वेरियस क्रीम्स, ठीक है ना, बॉडी लोशन एक्सेट्रा, शैम्पू है, और फ्रेग्रेंस, सॉप प्रोडक्शन करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो एक लाइन में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑल टुगेदर दे आर नोन एज द प्रोडक्ट लाइन। तो उसमें से एक अच्छा प्रॉफिटेबल है, तो उस तरह और भी ऐड करने की कोशिश करो। जो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है उसको प्रोडक्ट लाइन से डिलीट कर दो। समझ में आई बात? इसको कहते हैं एडिंग और ड्रॉपिंग टू ए प्रोडक्ट लाइन। सो इट इज ऑब्वियस टू ऐड और ड्रॉप ए प्रोडक्ट लाइन टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इस हिसाब से जो लेस परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है उसको ड्रॉप जैसे ही आप करते जाओगे, समझ में आई बात, जैसे ही ड्रॉप, वहां पे प्लांट की बात है ड्रॉप, तो जैसे ही ड्रॉप करोगे तो आपकी कुल क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो प्रॉफिटेबल है उस तरह और भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इट इज नीडेड टू एनालाइज ऑल द डिटेल्स अवेलेबल। प्रॉफिटेबिलिटी शुड असेस इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एंड देन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स शुड बी कंपेयर देन द डिसीजन। वही बात है, एक दूसरे के कंपेयर करके आप मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढो, या फिर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट ढूंढो। मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को आप ड्रॉप ही कर दो। इन दिस वे आप कंपनी का बिजनेस का प्रॉफिट बहुत आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखे हुए थे कुछ, क्या चीज, देखो, टेबल चेयर बुक स्टैंड, समझ में ये बात, यही बात, टेबल चेयर बुक स्टैंड। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 4,100, 1,000, 4,000, ठीक है, टोटल ये होता है। डिसीजन क्या लिए जा रहे हैं देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द प्रोजेक्शन, ठीक है, तो पीवी रेशियो 33%, 62%, 40%। फिर डिसीजन क्या है, आफ्टर एनालाइजिंग द अबव स्टेटमेंट वी ऑब्जर्व दैट इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड देन द प्रॉफिट विल इंक्रीज। क्या क्या, हाँ, टेबल चेयर और बुक स्टैंड था, अभी टेबल सोफा एंड बुक स्टैंड, ठीक है, ये तीनों, मतलब यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ, चेयर से रिप्लेस्ड बाई सोफा। तो ऐसा करने में देखा जा रहा है कि प्रपोजल इज एक्सेप्टेड देन द प्रॉफिट विल इंक्रीज बाई 2096। पहले से जो प्रॉफिट हो रहा था उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। समझ रहे हो बात? इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द डिमांड ऑफ द प्रपोज प्रोडक्ट विल रिमेन इन द मार्केट, देयरफॉर प्रपोज इज एक्सेप्टेड। अगर हम चेयर्स की जगह में सोफा मैन्युफैक्चर करें और देखा जाता है कि अगर सोफा की डिमांड मार्केट में रहेगा, तो ये प्रपोज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले कम प्रॉफिट हो रहा था जो कि अब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आई बात? ये बात, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, मशीनरी रिप्लेसमेंट की हम बात करें, ठीक है। इट बिकम्स नेसेसरी टू रिप्लेस द ओल्ड मशीनरी, जो आउटडेटेड हो गए, जो ऑब्सोलेट हो गए। ऑब्सोलेसेंस का मतलब समझते हैं, आउटडेटेड, जो भी मशीनरी आउटडेटेड हो गए, और जरूरी नहीं कि वो टूट गया, आउटडेटेड हो जाता है ना, न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा, न्यू मतलब मेथड ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, मार्केट की फैशन के हिसाब से जो ऑब्सोलेट हो गए, ओल्ड वन, वो आपको चेंज कर देना चाहिए और रिनोवेट द ओल्ड वन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी क्या है, बाय न्यू मशीनरी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले जो मशीन था वो ज्यादा पावर ले रहा था, अभी जो मशीन आ रहा है आप देख रहे हो कि स्टार वाला मशीन, वो कम पावर ले रहे, तो रिप्लेस करना चाहिए, कॉस्ट कम हो जाएगा। और टू इंक्रीज द रेवेन्यू,
पहले जो बहुत पावर ले रहा था लेकिन 5 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा था, अभी कम पावर में 50 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। तो कॉस्ट भी कम हो रहा है और रेवेन्यू भी ज्यादा हो रहा है। While deciding the replacement of the machinery, factors like operating cost, technological development, a return on capital, demand of product, opportunity cost, availability of raw material, लेबर, ये सारे के सारे चीज आपको कंसिडर करने पड़ जाएंगे। ये चीज आपको कंसिडर करने पड़ेंगे जब भी आप डिसीजन ले रहे हो एक मशीन को रिप्लेस किया जाए क्या। द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी असेस्ड आइदर बाय मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस और डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस मतलब वही माइनस करके लास्ट में प्रॉफिट निकालोगे, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस मतलब कंपैरेटिव बेसिस डिफरेंट कॉस्ट कितना निकालोगे, बट लाटर द मोर अप्रोप्रिएट इज द मेन इज यूज्ड। लेट्स स्टडी द फैक्टर्स। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी के फैक्टर्स क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको ले के हिसाब से काम करना होगा, टेक्नोलॉजी आजकल के डेवलपमेंट के हिसाब से, रिटर्न ऑन कैपिटल कौन सा ऑल्टरनेटिव्स आपको, कौन सा मशीनरी आपको ज्यादा रिटर्न दे जा रहा है, ठीक है ना। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ वो डिमांड है कि नहीं प्रोडक्ट का, बहुत देखना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझते हो कि अगर उस मशीन को छोड़ करके कुछ और मशीन में प्रोडक्शन करोगे तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। एक चीज को आपको छोड़ करके दूसरा काम करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लग जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन में जा रहे हैं, लेकिन ए ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट हो रहा था 15,000, इसको बंद करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ पता है? ए ऑप्शन में जो प्रॉफिट हो रहा था 15,000, इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15,000। तो बी ऑप्शन को जब भी आप चूज करोगे सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15,000 लिखोगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन में तो 15,000 प्रॉफिट हो ही रहा था ना। अब इसको पूरा ही बंद करके बी ऑप्शन में जाओगे तो 15,000 प्रॉफिट को आपको लेना होगा, कंसिडर करना होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर। आप जब बी ऑप्शन में जा रहे हो बी मशीन में, क्या इसके लिए रॉ मटेरियल और लेबर अवेलेबल है? समझ में आई बात? उसको भी देखने पड़ जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग मशीन, न्यू मशीन, ठीक है, इसका डिटेल दिए हुए। एग्जिस्टिंग मशीन, न्यू मशीन और इंक्रीमेंटल हम इसके देखें तो प्रॉफिट इंक्रीमेंटल हुआ 4,60,000। डिसीजन, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट दैट इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज द बेनिफिशियल आज इट इंक्रीजेस रेवेन्यू टू 24 लाख। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब आपके हो रहा है 19,40,000, लेकिन रेवेन्यू आड हो रहे हैं 4,60,000। समझ में आई बात? रेवेन्यू आड हो रहे हैं 4,60,000, यही बात है। तो ये एक्सेप्टेबल है। कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, हम कीवर्ड्स दे रखे हैं, इसको आप देख लेना। ये सारे के सारे चीजें जो होते हैं ये रिव्यू चीज होते हैं, ये आपको रिव्यू करना है। अरे हम हमेशा जब भी आते हैं 2 घंटा क्लास आते हैं, ये तो सबसे कम हुआ, फिर भी समझ में आई बात। हमेशा की रेडी रहो, 2 घंटा बैठोगे तो कभी जिंदगी में प्रोफेशनल बन सकते हो। जिसका उतना धैर्य नहीं है, हाँ ऐसे भी तो मोबाइल रख के तो मैगी खा रहे हो और क्या कर रहे हो वैसे बताओ, क्या कर रहे हो? पॉपकॉर्न खा रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? वैसे ही घूमे फिरे हो, बेड के अंदर लेटे हो। अच्छा ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं आपके इजी के लिए, तो ये चीज को आपको खुद को देख लोगे क्या क्या चीजें। इन शॉर्ट कीवर्ड्स पर डायरेक्ट हिंट्स दिए हुए हैं जो कि आपको तुरंत 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 इंटरव्यू में, एंट्रेंस में आपको आंसर करने में, क्लिक करने में काम में आएगा। और आप खुद से अपना थोड़ा प्रोग्रेस चेक कर लो। हमारे पास टाइम नहीं होता इतना क्वेश्चंस का वो दिखा दिखा सॉल्व करने, तो ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट उठा करके फिर आप काम कर सकते हो। जानबूझ के ये अपलोड किया गया है, तो चेक योर प्रोग्रेस। ये फिर से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारी चीज अभी हमको दिखाने में टाइम नहीं है, ये इसलिए प्लेस किया हुआ है हॉराइजॉन्टली, समझ रहे हो, ताकि आपको टेढ़ा करके देखना पड़ेगा तो आप ज्यादा एम्फोसिस दोगे। और ये आंसर है, आंसर भी दे रखे हैं, समझ में आई बात। और आपको पता है ही बहुत सारा कैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दिस इज द थिंग्स, a lot of thanks, so you can also get all these things as a backup in these formats. Lot of thanks. Move ahead. Time bound class